अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम आगे हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ। नोमर एकेडमी प्रेजेंट्स एंजाइम्स एमडी कैट बायोलॉजी शॉर्ट लेक्चर्स। ये लेक्चर्स आपके सारे प्रोविंसेस के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें हम स्मार्ट निमोनिक्स करेंगे और आपको इन लेक्चर्स के बाद किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप बच्चों के बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही नेक्स्ट चैप्टर के भी लेक्चर्स बनाएं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले। इसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने लेक्चर्स वीडियो जब मैंने एसेलुलर लाइव वायरस के ऊपर मैंने जब अपना लेक्चर बनाया तो मुझे आप लोगों की तरफ से ऐसा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे नहीं बना रही हूँ लेक्चर। तो इस वजह से आप लोगों ने, अगर आप चाहते हैं कि मुझ में भी मोटिवेशन आए और मैं भी जल्दी जल्दी सारे लेक्चर बनाऊं, तो आपने एक तो इस लेक्चर को लाइक करना है और कमेंट करना है नो मोर एकेडमी। जल्दी से जाकर नो मोर एकेडमी कमेंट करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार फ़नी से लेक्चर्स बनाऊं ताकि आपको एमडी कैट बायोलॉजी हलवा लगने लग जाए और आपके पूरे मार्क्स आए एमडी कैट बायोलॉजी में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। 3 वीडियोस आएंगी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका अगले पार्ट का लिंक दे दूंगी मैं ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। पार्ट 1 में हम व्हाट आर एंजाइम्स को करेंगे, उसके बाद हम एंजाइम्स की हिस्ट्री को करेंगे, फिर हम कंपोजिशन ऑफ एंजाइम को करेंगे और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। पार्ट 2 में और 3 में जो चीज़ें करेंगे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 30 मिनट्स का हर पार्ट बनाऊंगी मैं ताकि आप लोगों को बोर भी ना हो और हम मज़े से सब चीज़ें कर लें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमडी कैट सक्सेस डेली प्लानर 2025 सक्सेस मैक्सिमम। अगर आप अपने एमडी कैट में 170 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप एएसए का एमडी कैट सक्सेस प्लानर अभी अवेल कर सकते हैं। 999 की ऑफ़र है ये। इसमें आपको एक तो एमडी कैट सक्सेस डेली प्लानर दिया जाएगा जो कि एक प्रिंटेबल पीडीएफ है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को फ्री में कस्टमाइज टाइम टेबल एक दिया जाएगा और एएसए की तरफ से मेंटोरशिप दी जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, यू कैन आस्क एएसए, एएसए विल हेल्प यू। अगर आप ये प्लानर अवेल करना चाहते हैं तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लें 037097999863। चलें फिर हम शुरू हो जाते हैं, हम देर नहीं करते। सबसे पहले ना बच्चों, अगर हमने कोई चीज़ पढ़नी है ना तो आप पहले तो ये चीज़ देखो कि हम उस चीज़ को पढ़ने के लिए आप सोचो कि एंजाइम को एक वर्ड में डिफ़ाइन करो, एक वर्ड में। यानी एंजाइम का वर्ड आते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती है। तो अब जैसे एंजाइम का मतलब है कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर देना, किसी को अपलिफ्ट कर देना रिएक्शन को। तो हम एंजाइम के लिए आप लोग क्या वर्ड सोचते हो, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने एंजाइम को आप लोगों के लिए समझाने के लिए क्या वर्ड सोचा है। मैंने एंजाइम्स के लिए जो वर्ड सोचा है वो है मेंटोर। एंजाइम एक मेंटोर की तरह है जो कि आपको अपलिफ्ट करता है, आपको ऊपर लेके जाता है। जैसे एएसए मेडिक जो कि मैं आप लोगों की मेंटरशिप कर रही हूँ और मैं आपका एमडी कैट क्रैक करवा के रहूँगी। तो एंजाइम भी मेंटर का ही काम करता है, अपने आप को चेंज किए बगैर, अपनी किसी भी चीज़ को ख़त्म किए बगैर आपको ऊपर लेकर जाता है। ठीक हो गया। ये एक मज़े की बात है कि साइकोथेरेपिस्ट ने कहा था कि वी नीड 4 हग्स अ डे फॉर सर्वाइवल, लेकिन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हमें सर्वाइवल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइम्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये चीज़ हम आगे जाके ही पढ़ेंगे कि एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। हग्स के बगैर तो हम ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन एंजाइम्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। और ये एक फ़नी सी मीम मैंने ऐड की आप लोगों के लिए, व्हेन यू आर बीन एबल टू सर्वाइव अनदर डे विद एंजाइम एंड इट्स अ सक्सेस। चलें फिर हम शुरू करते हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं। फाइनली हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं। जल्दी से सब बच्चे आ जाएं। इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है, आपको इस लेक्चर के दौरान ही सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छा हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स सबसे पहले है क्या। एंजाइम्स बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं। एंजाइम की नेचर हमें पता चल गई, एंजाइम का एक्शन हमें पता चलेगा कि एक्टिव हैं और ये बायोलॉजिकल यानी इंसानी बॉडीज़ या फिर जानवरों की बॉडीज़ में पाए जाएंगे ये एंजाइम्स। तो ये बायोलॉजिकली रिलेटेड हैं, जानदारों में होंगे। तो ये है क्या, इसकी नेचर है प्रोटीन। ये इनका काम क्या है, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं
उनको स्पीड अप करेंगे। और ये क्या है, ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, और जो हमेशा नहीं होते हम उसको भी देख लेंगे कौन हमेशा नहीं होता। ठीक हो गया। और ये इनको कोड करने वाले, इन एंजाइम्स को बनाने वाले कैसे बनते हैं, ये जीन्स के थ्रू बनते हैं। ये तो बात सबके लिए ही है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो जीन्स के इनकोडिंग की वजह से ही बनती हैं। उसके अलावा एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पे एक्ट करते हैं उसको हमने नाम सबस्ट्रेट का दे दिया है कि वो सबस्ट्रेट कहलाएगा जिस पर एंजाइम ने एक्ट करके उसको ऊपर लेके जाना है। अब जैसे मैं एंजाइम हूँ, मेंटर हूँ आपकी, और आप लोग सबस्ट्रेट हैं। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों का MD-CAT क्रैक करवा के रहना है। तो चलें फिर अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है नीडेड फॉर अ रिएक्शन। पहले आपको MD-CAT में एडमिशन लेने के लिए महंगे महंगे लेक्चर्स लेने की ज़रूरत होती थी, महंगी कोचिंग लेने की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब एंजाइम्स के आने के बाद आपके वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। ठीक हो गया। विदाउट एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। ये एक MCQs आता है, आप लोगों ने इसको ध्यान से याद रखना है कि एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन कम स्लो चलने लग जाएगा। वो ये बात है कि रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, क्योंकि उसे एक एंजाइम की वजह से एक रिएक्शन को अगर 10 सेकंड लगते हैं ना, तो वो अगर एंजाइम नहीं होगा तो 1000 साल भी लग सकते हैं एक रिएक्शन को होने के लिए। तो ये एंजाइम की इम्पोर्टेंस है कि इतने ज़्यादा साल लगेंगे कि वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा और लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो MCQs में जब आता है तो हम ये दूसरी वाली लाइन पढ़ते हैं कि रिएक्शन स्लो हो जाएगा, हालांकि रिएक्शन स्लो नहीं होगा, रिएक्शन चलेगा ही नहीं। ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स तो होते हैं, लेकिन कौन सी प्रोटीन्स होते हैं? गोलूमोलूसी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक हो गया। उनकी शेप कॉइल्ड होती है, राउंड होती है, याद रखना है आपने ये बात को। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एंजाइम्स की हिस्ट्री। एंजाइम का वर्ड ओरिजिन क्या है, उसका डिस्कवर किसने किया और उसके क्या क्या उसको नाम किसने दिया, सब कुछ हम देखेंगे। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था एसेलुलर लाइफ का किया था, हम थोड़ा थोड़ा उसको भी रिवाइज करेंगे ताकि हमें पिछली बातें भूल ना जाएं। सबसे पहले एंजाइम्स, एंजाइम का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, याद रखना है। हमने एसेलुलर लाइफ में हमने पढ़ा था कि वायरस का जो वर्ड है वो किससे निकला था हमारे पास, उसका मतलब पॉइजन था और ये एक लैटिन वर्ड था। उसके अलावा और भी वर्ड्स हमने देखे थे लेकिन ये ग्रीक है। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, आपने याद रखना है कि एंजाइम भी ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसके वर्ड से ही एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट या फिर अपलिफ्ट करना या फिर लेवेंड करना, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज कर देना। अगर कोई भी चीज़ ऐसा काम करेगी तो उसको हम एंजाइम कह देंगे। ठीक हो गया। और क्योंकि एंजाइम्स जो होता है वो यीस्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। यीस्ट कहते हैं हम जब आटे को खमीर करते हैं तो हमारे पास फिर बर्गर्स वाली वो बन बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एंजाइम डलता है, एंजाइम की वजह से रिएक्शन होता है और फिर खमीर बनती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इन यीस्ट। ठीक हो गया। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर आप में से किस किस को पंजाबी आती है? आपको पता है इसको डिस्कवर करने वाले ना पायन और पेरसोस थे। पेरसोस को हम भूल जाते हैं क्योंकि अगर हमें पायन का वर्ड याद रह गया तो हमें पेरसोस अपने आप याद हो जाएगा। पंजाबी में ना पायन कहते हैं भाई को, बड़े भाई को। तो ये पायन आ गए हैं हमारे पास एंजाइम्स के अंदर। इन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया सबसे पहले, और कब डिस्कवर किया? 1833 में। किस में? बार्ले सीड्स में। और बार्ले सीड्स में कौन सा एंजाइम इन्होंने डिस्कवर किया? डायस्टेज किया। अब ये डायस्टेज को याद करना है कि डाया है ना, डाय, और ये पायन और पेरसोस दो बंदे हैं तो ये डायस्टेज। ठीक हो गया। अब ये डायस्टेज तो हमें याद हो गया। उसके अलावा ये डेट्स हम आगे जाके याद करते हैं, अभी आप सिर्फ सुने बात मेरी, हम सब कुछ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंजाइम की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? एंजाइम की टर्म को यूज़ किया विलियम कोने ने 1877 में। ठीक हो गया। विलियम कोने ने 1877 में इसको कॉइन किया कि हम इसको एंजाइम कहेंगे क्योंकि रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, चीज़ों को जल्दी से कर रहा है, हमें हमारी मंजिल तक जल्दी से पहुंचा रहा है, तो ये एंजाइम ही है।
उसके बाद अब इसके हम देखते हैं कि हमने इसके लिए निमोनिक क्या करना है। सबसे पहले एक बच्चा है जिसका नाम हमने रखा है डायस्टेस। उस बच्चे को 18 साल की उम्र में किसी ने गोद लिया। गोद लेने वाला बंदा जो था वो था पायन। पायन ने उसको गोद लिया और उसके लिए पैसे दिए, लेकिन फिर उसके बाद कोने जो था ना, कोने ने उसको 37 ईयर ओल्ड तक उसको अपना नाम दिया। ठीक है, पायन ने पेड किया, उसको ढूंढा। ये बच्चा 18 साल की उम्र में एक बच्चा जो डायस्टेस नाम है उसको ढूंढा और 37 ईयर ओल्ड तक उसने इस बच्चे को पाला। अब इससे हमारी जितनी भी हिस्ट्री की डिस्कवरी की डेट्स थी वो सब की सब हम देखते हैं। ठीक हो गया। अब एंजाइम जो है वो 37 ईयर ओल्ड का है, ये हमने याद रख लिया क्योंकि 18 साल से 37 ईयर ओल्ड तक इस कोने ने उसे नाम दिया अपना और पायन ने उसे ढूंढा और उसको सबसे पहले उसके लिए पैसे दिए क्योंकि वो उनको मिला था, गोद लिया उन्होंने। अब ये जो डायस्टेस बच्चा है ना, ये डायस्टेस क्या है कि पायन ने सबसे पहले जिस एंजाइम को ढूंढा वो क्या था, डायस्टेस था। इससे आपने ये याद रख लेना है। फिर 18 और ये 37 हमारे पास डेट्स हैं जब ढूंढा, यानी डिस्कवर जब पायन ने किया। तो ये पहला 3 है ना, 18 यहाँ पे लिखो और यहाँ पे 2 मरतबा 18 हमने लिख लिया। अब ये जो पहला 3 है ना, इसको डबल करके हमने लिख दिया, ये 7 को हमने डबल करके लिख दिया। अब ये जो पहला वाला 3 है ना, इसमें इसको फाइंड किया, इसको डिस्कवर किया पायन ने और पेरसोस ने, और कोने ने उसे कोने पे जाके लेके उसको नाम दे दिया। ठीक है, उसको नेम कर दिया, उसने अपना नाम दे दिया डायस्टेस को। तो ये सब कहानी थी जो कि एंजाइम के साथ हुई। और एंजाइम एक यतीम बच्चा था, डायस्टेस उसका नाम था। 18 साल की उम्र में उसको गोद लिया गया था। तो बच्चों आप लोगों को ये सब चीज़ें याद हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। वो ये है कि हमारे पास ना MCQs आ सकते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें कर लो। ग्रीक वर्ड्स जो है, अब ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ब्लू से मतलब है कि हम पुरानी चीज़ें रिकॉल करेंगे, रेड का मतलब है नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो ब्लू में हमारे पास ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं, एंजाइम हमने पढ़ा ग्रीक वर्ड है, बायोलॉजी हमने पढ़ा ग्रीक वर्ड है। उसके अलावा लैटिन वर्ड जो है उसमें हमारे पास हमने एनिमल के चैप्टर में एनिमल पढ़ा कि एनिमा जो है हमारे पास ये ग्रीक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, सोल। उसके बाद वायरस जो होता है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है, इसका मतलब पॉइजन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और वैक्सीन जो होता है वैका से निकला, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब था काउ, इसका मतलब क्या था, काउ। और इसके अलावा पोरीफरा भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पोर बेयरिंग। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए जितने लेक्चर बनाए हैं उनमें अभी तक मैंने ये आपको पढ़ा दिया हुआ है। अगर कोई नया लफ्ज़ आएगा तो हम अपने इस वर्ड रूट्स में उसको ऐड करते जाएंगे। अब बारी आती है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। कंपोजिशन में क्या है कि एंजाइम बनते कैसे हैं, ठीक हो गया। एंजाइम का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम ना अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। अमाइनो एसिड ने मिलकर क्या बना दिया है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक हो गया। ग्लोब्यूलर, हमारे पास प्रोटीन्स की 2 टाइप्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फाइब्रस और एक ग्लोब्यूलर। तो एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये याद रखना है बच्चों, MCQ आ सकता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, कोइल होते हैं, जल्दी से गोलू मोलू का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जब तक इनकी ग्लोब्यूलर शेप नहीं बन जाती ये एंजाइम्स नहीं बनते। और इनका जो छोटा सा पोर्शन एक होता है ना, अब ये हम गोल 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 करते हैं इसको, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन गया। इसमें जो छोटा सा पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट है ये इसकी। यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, सबस्ट्रेट के बाइंड होने के साथ यहाँ पे सबस्ट्रेट ने आना है। सबस्ट्रेट के बाइंड होने के साथ क्या क्या होगा कि हमारे पास फिर रिएक्शन होगा, वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने कंपोजिशन एंजाइम की पढ़ ली। अब मैंने आपको कहा कि सारे एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नहीं होते, ये एक फ़नी सी मीम भी साथ बनाई हुई है, सब एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते। यहाँ पर ये बच्चा, ये लड़का इसको कह रहा है कि सब एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो शाहरुख खान कह रहे हैं कि सब एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। तो जो प्रोटीन नहीं होते वो उनमें कौन सा एंजाइम है, वो है राइबोजाइम। ठीक हो गया। वो एंजाइम है हमारे पास राइबोजाइम, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं है। वो फिर क्या है उसके पास,
उसके पास आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। अब ये राइबोजाइम से याद रखो कि राइबो का मतलब है ये कहाँ पर हमें मिलेगा, राइबोसोम में। तो राइबोसोम में हमें मिल रहा है, प्रोटीन से बना नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। देखो राइबोसोम के अंदर जो भी चीज़ होती है, राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना, तो राइबोजाइम का भी फंक्शन हो गया प्रोटीन बनाना। और जाइम का मतलब मैंने आपको बताया था कि यीस्ट कहते हैं या फिर लेवेंट कहते हैं इसका मतलब। तो ये राइबोजाइम है जो कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। लेकिन ये क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल। इस चीज़ को समझना है आपने। और ये पाया कहाँ जाएगा, हमारे पास राइबोसोम में। चले फिर हम चलते हैं, अब एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम्स का अगर आप करना चाहते हैं तो केजी में नहीं होगा, डेल्टन्स में होगा। डेल्टन्स में हम वेट करते हैं एंजाइम को, या फिर किलो डेल्टन में। अब ये हमारे पास एक कैटालेज है जिसका हमने मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, और ये एमसीक्यूज है प्यारा सा, उसमें वो 2.5 लाख जो है वो कैटालेज डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, या फिर 250 के। ठीक हो गया। तो इसको अब याद करने के लिए हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि कैट एक लड़की है, कैटी पेरी, और उसके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उसके इंस्टाग्राम पे 250 के फॉलोअर्स हैं कैटी पेरी के। तो ये 250 के फॉलोअर्स उसका मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हैं कैटालेस एंजाइम का। और इसके अलावा यहाँ पे केपीके बोर्ड का एक पॉइंट हम कर लेते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंजाइम की जो होती है वो 3D शेप होती है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये 3D शेप ही एंजाइम के एक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि एंजाइम थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से वो एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है 3D स्ट्रक्चर, और फिर उसका पूरी की पूरी उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है। तो ये आपने चीज़ ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम्स के अंदर 2 साइट होती हैं, एक कैटालिटिक, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। अब ये जो बाइंडिंग साइट है हमारे पास, ये एंजाइम है, हम एंजाइम बना देते हैं, एक गंदा सा एंजाइम बनाएंगे हम। ये एंजाइम हमने बना दिया। अब एंजाइम में ना एक कैटालिटिक साइड होती है और एक हमारे पास बाइंडिंग साइड होती है। अब ये सारी की सारी साइट ना बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एक पूरा सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया है। लेकिन रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन एक छोटी सी साइट पे ही होगा। अब वो जो साइट है ना वो यहाँ पे हो सकती है, वो साइट इस तरफ है। तो वो जिस साइड पे रिएक्शन होगा ना उसका नाम है कैटालिटिक साइट, जहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, आपस में बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे हम उसको कैटालिटिक साइट कहते हैं। और ये जो पूरी साइट है एंजाइम की जो बाकी बची है उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। अब ये जो पूरी साइट है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि बाइंडिंग साइट पे क्या हो रहा है, वो रिकग्नाइज करेगी और बाइंड कर देगी, और कैटालिटिक साइट पे हमारा रिएक्शन होगा, कैटालिसिस होगी हमारी। तो उसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, BBC बाइंडिंग बायो कैटालिटिक, और ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये जो एक्टिव साइड है, यहाँ पे एक्टिव साइड पे हमारे पास चार्ज बेयरिंग साइट है। ये चार्ज इसके पास होता है, ये अट्रैक्ट करता है सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, पूरा इसके साथ बाइंड करता है, क्योंकि दोनों चार्ज साइड्स हैं एंजाइम्स के और सबस्ट्रेट के जो हिस्से हैं जो कि बाइंड करते हैं आपस में, उनके पास यहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर चार्ज होता है, और हमारे पास जो आता है सबस्ट्रेट उसके पास यहाँ पर चार्ज होगा, तभी ये बाइंड करेंगे, वरना ये बाइंड नहीं करेंगे। तो ये जो चार्ज टू एक्ट है ना, एक्ट करने के लिए इनका चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखें आप लोग। अब उसके अलावा एक नई टर्म हम पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि एक मेन एंजाइम से पहले वाली उनकी फेज़ होती है। जैसे हर इंसान के 4-5 चेहरे होते हैं ना, वैसे उन एंजाइम्स की भी कई शक्लें होती हैं, और असल शक्ल जो होता है वो जब उनको अपना मंजिल दिख जाती है तब वो दिखाते हैं। तो इसी तरह वो एंजाइम जो पहले किसी और शक्ल में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और बाद में जब उनको उनका सबस्ट्रेट मिल जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं जाइमोजेंस। प्रो एंजाइम, प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, तो प्रो एंजाइम उससे पहले, और जाइमोजन, जाइमोजन का मतलब क्या है, जेन मतलब एंजाइम्स, जाइम का मतलब हमने पढ़ा एंजाइम। ठीक है, और जेंस का मतलब है एंजाइम जनरेटिंग। ठीक है, तो ये जो जेंस है
हमारे पास उससे पहले वाला जो एंजाइम, जो कि एंजाइम को हमारा बनाएगा, उसको हम ज़ाइमोजेंस कहेंगे। अब हमारे पास जो एग्जांपल अभी हमने ज़ाइमोजन की हमारे पास है वो है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन को आपने पेप्सिन में कन्वर्ट करना है एक्टिव फॉर्म में। ये कब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी? जब इसके पास एसिडिक पीएच आएगी। एसिडिक पीएच कब आएगी हमारे पास? जब हम खाना खाएंगे, तब हमारा पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। अब ये ज़ाइमोजेंस अल्लाह ताला ने बनाए क्यों हैं, और ये इनएक्टिव चीज़ें क्यों बनाई हैं एंजाइम्स की? क्यों? क्योंकि एंजाइम कभी कभार ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ही सेल्स को खाने लग जाते हैं जब इनको खाना नहीं मिलता, क्योंकि इनकी एसिडिक पीएच होती है। तो एसिडिक चीज़ है, तेज़ाब है, उसने पता है क्या करना है, जला के रख देगी, कोई चीज़ नहीं देखेगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ज़ाइमोजेंस अल्लाह ताला ने बनाए, ठीक है। एंजाइम्स के पिछले फेज बनाए जिसमें वो इनएक्टिव होते हैं। इसी तरह एंजाइम्स को राइट टाइम पे यूज़ करने के लिए कि एंजाइम ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए क्या किया गया कि ज़ाइमोजन बनाए गए कि जब ज़रूरत हो तभी एक्टिवेट होना है, वरना नहीं होना। और एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने ज़ाइमोजेंस बनाए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ज़ाइमोजेंस क्यों बनाए गए, एंजाइम्स एक्टिव क्यों होते हैं, तो ये सब उसके आंसर हैं। अब एंजाइम ज़ाइमोजन जो है वो इनएक्टिव तो होते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड कैसे होते हैं? एक्टिवेटेड होने के लिए एक तो हमारे पास पीएच में चेंज आना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि पेप्सिनोजिन ने पेप्सिन में कन्वर्ट होना है तो पीएच उसको एसिडिक चाहिए। इसी तरह पहला जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है उसमें क्या है? प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में यह है कि एंजाइम का उसके, अब जैसे ये एक कोई भी ना हम एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, ये ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आप समझें कि ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। अब इसको एक्टिव होने के लिए ना इसने अपने प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जो है, जो इसका पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना वो CN बॉन्ड होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको कट करता है तो फिर जाके वो एक्टिव होगा। तो जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है उसमें ये होता है कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कट होना चाहिए, ठीक हो गया। और हमारे पास बाकी जो हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि खुद एक्टिवेटेड नहीं होते, उनको एक्टिवेट करने के लिए एक नया एंजाइम आता है उस, अब जैसे ट्रिप्सिनोजिन जो है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिनोजिन में ये तो चेंजेस नहीं हो रहे, उसने कन्वर्ट तब होना है जब उसको एंटीरोकाइनेज मिलेगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ेदार एग्जांपल्स हैं ज़ाइमोजेंस जो कि हमारे पास हैं। अब जैसे पेप्सिनोजिन जो है वो किसका एक्टिव एंजाइम, इसका क्या है? पेप्सिन। ट्रिप्सिनोजिन का क्या है? ट्रिप्सिन। ये कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन तो स्टमक में पाया जाता है, HCl इसको रिलीज़ करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंटीरोकाइनेज इसको रिलीज़ करता है। और काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले ये ट्रिप्सिन और एक्टिवेट होता है, ये किससे होता है? एंटीरोकाइनेज से। फिर ये आगे से काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। और ये क्या करता है कि ये क्लोटिंग कैस्केड पूरा शुरू कर देता है। अगर हमारा कहीं से ब्लड लीक हो जाए, बॉडी का कट लग जाए, तो ये पूरा एक रिएक्शन होता है जिसमें ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फिर वो पूरी एक साइकिल चलती है और हमारा खून रुक जाता है। इसी तरह फाइब्रिनोजिन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और उसको कन्वर्ट करने वाला कौन है? थ्रोम्बिन है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि उसको कन्वर्ट करने वाली चीज़ कौन सी है। तो इसके लिए हम TF याद रखेंगे कि पहले थ्रोम्बिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन आगे से जाके फाइब्रिनोजिन बनाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमारे पास ये एक MCQ आ सकता है जो कि एक कॉमन ट्रैप आपके लिए बन सकता है। वो कहेंगे कि ट्रिप्सिनोजिन जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या हमारे पास कौन आएगा? ट्रिप्सिन आएगा? नहीं, ट्रिप्सिन नहीं आएगा, हमारे पास एंटीरोकाइनेज आएगा। ये एंजाइम आना है और इसने एक्टिवेट करना है। तो ये आपने ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि इट इज़ अ कॉमन ट्रैप कि आप लोगों को ये MCQ आए और आपको पता ही ना चले। अब ये सबस्ट्रेट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वो सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा, वो सब्सटेंस जिसके साथ एंजाइम काम करेगा, जिसको एंजाइम ऊपर लेकर जाएगा, वो क्या है? उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। वो किधर बाइंड करता है? एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट हमने कहा था कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से बनती है। इसके अलावा कोई और साइट है इसमें? नहीं ना। हमने दोनों, इसके लिए हमने निमोनिक क्या किया था? BBC।
बाइंडिंग साइड, बायो कैटालिटिक साइड और फिर कंप्लीट। ये दोनों कंप्लीट होके क्या बनाए थे, एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये चार्ज साइड होती है, इसको एक्ट करने के लिए हम इसके पास अल्लाह ताला ने चार्ज दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर रिएक्शन बना कर देता है और फिर उसको ऊपर तक पहुंचा देता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कर लेते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या मतलब है, एंजाइम का स्ट्रक्चर यानी एंजाइम बना कैसे है। अंदर तो हमने पढ़ लिया ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, गोलू गोलू गोलू, लेकिन बाकी का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स जो एंजाइम के अंदर हैं वो सबसे पहले तो ये एंजाइम है। एंजाइम को कंप्लीट काम करने के लिए, अब ये जो है ना, ये जो मैं बना रही हूँ इसको कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब है कि ये इनएक्टिव एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये इनएक्टिव ने एक्टिव बनना है, यानी एंजाइम ने भी अगर एक्टिव बनना है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंजाइम ने अगर एक्टिव बनना है तो उसको एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ कोएंजाइम आएगा जो कि हमारे पास वो भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर की ही एक टाइप है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो जब तक एंजाइम के दूसरे हिस्सों पर बाइंड नहीं करेंगे एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अब ये पूरा एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर आके फिर हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पर आके हमारे पास एक सबस्ट्रेट लगेगा। तो जब तक एंजाइम के पास कोफैक्टर नहीं होगा, कुछ एंजाइम को चाहिए होते हैं कोफैक्टर, और या फिर एंजाइम के पास कोएंजाइम नहीं होगा जिनको चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो जब एंजाइम को, एक तो हमने कहा ना कि एक एंजाइम, मैंने आपको ये बात बताई कि एंजाइम काम नहीं करेगा जब हमारे पास कोफैक्टर नहीं होगा, कोएंजाइम नहीं होगा। तो जब एंजाइम के पास ये नहीं होगा तो वो इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव को हम एपो एंजाइम कह रहे हैं। जब एंजाइम के पास कोई कोफैक्टर आ जाएगा, कोई कोएंजाइम मिल जाएगा उससे, तो तब वो एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव हो जाएगा उसको हम नाम दे देंगे होलो एंजाइम का। एपो इज़ अलोन, एपो एंजाइम जो है वो अलोन है, होलो इज़ होल यानी कंप्लीट हो गया है। इसको इस तरह आपने याद रखना है, होलो होल है, कंप्लीट है। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में दोबारा पढ़ते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। एपो एंजाइम हमने पढ़ा कि एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन हेल्पर है। अब कोफैक्टर की टाइप्स आगे से हैं, कोएंजाइम है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, ये हम देख लेते हैं आगे क्या है। होलो एंजाइम जो है, होलो एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव एंजाइम है, इसके पास एपो एंजाइम है, कोफैक्टर है और कोएंजाइम भी आ सकता है। लेकिन कोएंजाइम जो है ना बच्चों, ये कोफैक्टर की ही सब टाइप है। तो ये आपका जो ज़रूरी चीज़ है वो कोफैक्टर होना है अगर आपने किसी एंजाइम को एक्टिव बनाना है। लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। कुछ एंजाइम कोफैक्टर के बगैर भी काम कर देते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव रहते हैं अगर कोफैक्टर ना हो। अगर आप कोई चीज़ ऐसी ना यूज़ कर रहे हो जो कोफैक्टर हो जिसमें, तो तब भी आपके एंजाइम एक्टिवली काम नहीं करेंगे। और हम देखेंगे कि एंजाइम कैसे हमारे सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या है कि एंजाइम जो हैं उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हेल्प उनको प्रोटीन यानी उनके अपने रिश्तेदार नहीं देंगे, उनको नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो होंगे वो उन्हें यानी गैर उनकी मदद करेंगे। कुछ हेल्पर होंगे वो उनकी मदद करेंगे, वो एंजाइम की मदद करेंगे, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। जैसे एक आपका कोऑपरेट आपका एक पार्टनर होता है वैसे है ये, लेकिन ये आपका रिश्तेदार नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है जो एंजाइम्स की हेल्प कर रहे हैं, ये नॉन प्रोटीन है। अब उसमें हमारे पास मेटल कोफैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में मैग्नीशियम है, जिंक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो भी देख लेंगे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम में NAD है, FADH है, FAD है हमारे पास। अब इसी तरह आप ये डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में ये एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव सेंटर है, ये एंजाइम के साथ कोफैक्टर ने आके लगना है। जैसे कोफैक्टर आके लगेगा एंजाइम के साथ तब हमारा रिएक्शन होगा और सबस्ट्रेट भी उसी टाइम आके लगेगा। सबस्ट्रेट कोफैक्टर के बगैर नहीं लग सकता। जब कोफैक्टर एंजाइम होंगे तो ये होलो एंजाइम बनेगा, होलो एंजाइम बनेगा तो हमारे पास रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये चीज़ें आप याद रखें कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उसने रिएक्शन नहीं करना। अब उसके बाद हम अगले चीज़ की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कोफैक्टर की टाइप क्या है। एक तो टाइप हमने पढ़ी कि मेटल भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक।
ठीक हो गया। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक, और एक है हमारे पास कोएंजाइम इसकी टाइप। कोएंजाइम में हमने पढ़ा कि NADH है, FADH है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब क्या है, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला जो कोफैक्टर्स हैं ये ना हमारे एंजाइम के साथ टाइटली स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्गली। और ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, अगर स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रहे हैं तो ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कोएंजाइम जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, यानी जा भी सकते हैं अपनी वापसी इनकी हो सकती है। ऐसा कर सकते हैं कि ये इन्होंने एक एंजाइम की मदद की, ये कोफैक्टर था, इसने एक एंजाइम की मदद की, यहाँ पे अटैच हुआ और फिर वापस चला गया किसी और एंजाइम के साथ लगने। तो जो इस तरह के कोफैक्टर्स होंगे जो लूजली अटैच होंगे, आ जा रहे होंगे, वो जो हैं हमारे पास कोएंजाइम्स होंगे। इस तरह आपने ये याद रखते हैं कि जो को होते हैं वो बड़े फ्री होते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं, को इज़ फ्री, ठीक है। लेकिन हम आगे भी प्रो इज़ टाइट, को इज़ फ्री, ठीक है। लेकिन हम आगे अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेटल आयंस होंगे अपने को फैक्टर्स की टाइप में। उसके बाद इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस है, और उसमें ये इसका की पॉइंट क्या है कि इनऑर्गेनिक हैं और ये एक हेल्प करेंगे हमारे एंजाइम को स्टेबलाइज करने में। अब ये कोएंजाइम जो हैं NADH, FADH, कोएंजाइम A, ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक हैं और ये विटामिन से ड्राइव होता है। ये जो MCQs आता है हमारे पास कि कोएंजाइम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन। अब जो NAD है ना, ये विटामिन B3 से ड्राइव होता है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। बाकियों को छोड़ दें, जो जो चीज़ें मेंशन है हमारी बुक्स में हम वही करेंगे, ठीक हो गया। अब उसी तरह हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने हीम की एग्जांपल पढ़ी, बायोटिन की पढ़ी। अब ये दोनों है ना, ये टाइटली बाउंड करते हैं, परमानेंट पार्ट बनते हैं हमारे एंजाइम का, हिलते नहीं हैं, साथ हमेशा रहते हैं। कोएंजाइम जो होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप लोगों ने टाइप्स को याद करने के लिए MOP, मेटल, ऑर्गेनिक, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम आप याद कर सकते हो, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद है आप लोगों को उसके बगैर भी याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेटल जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो ऑप्शनल हेल्पर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन आता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है एक हमारे पास कोएंजाइम आते हैं। कोएंजाइम जो मैंने आपको बताया कि को बड़े लूज होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, ठीक है, फ्री, हर किसी के साथ ही जाके चिपक रहे होते हैं ये। और जो ये प्रो हैं, लोग प्रो होते हैं, प्रो इज टाइट, किसी एक के साथ ही वफा निभाते हैं, एंड तक निभाते हैं एक एंजाइम के साथ, ठीक हो गया। प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम का डिफरेंस हमें पता चल गया है। अब विटामिन B3 गिव राइज टू विच कोएंजाइम, मैंने आपको बताया अभी विटामिन B3 गिव राइज टू NADH, मैं H बोली जा रही हूँ, NAD पॉजिटिव है, निकोटिनामाइड एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक हो गया। तो ये एक कोएंजाइम है जिसको हमने किया NADH जो है विटामिन B3 हम अपनी डाइट में लेंगे तो वो NADH जो होगा उसको बनाने में मदद देगा, और जब NADH बनेगा तो वो हमारे एंजाइम के साथ लगेगा और रिएक्शन होंगे। तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को होने के लिए। और चलें, अब एक छोटी सी ब्रेक आई है, उसमें अगर आप लोगों ने सबसे पहले मेरा YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, और कमेंट में अगर आपने नहीं लिखा तो जल्दी से बच्चों नो मोर अकेडमी लिखो, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन होती है जब आप लिखते हो, तो मैं आपसे ज़्यादा स्पीड से मोटिवेटेड हो के आपको लोगों के लिए लेक्चर्स बनाती हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट में नो मोर अकेडमी ज़रूर लिखनी है, क्योंकि इस अकेडमी की सिर्फ मैं ही एजुकेटर हूँ, अभी मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इंशाल्लाह लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। और मुझे ASA मेडिक को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम पे जो हैंडल है वो है डॉक्टर अनम साजिद अली के नेम से। तो आप लोग इंस्टाग्राम खोलना और सिर्फ फॉलो करके बंद कर देना, और किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये कोफैक्टर्स के लिए एक छोटी सी लाइन है, अगर आप इससे भी समझना चाहते हो कोफैक्टर्स, वैसे मैं खुद भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कोफैक्टर ना चाबियों की तरह है, जैसे हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं तो सेल्फ जो मारते हैं ना तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो ये कोफैक्टर जो है ना उसी तरह का काम करते हैं। अगर किसी इंजन को स्टार्ट करना है तो ये कोफैक्टर एक सेल्फ मारते हैं और स्टार्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं सेल्फ सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने तो यही सुना था, ये सेल्फ कहते हैं इसको या सेल्फ। अब कोफैक्टर की टाइप्स दोबारा देख लेते हैं। कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक मैंने पढ़ा था, प्रो जो होता है टाइट होता है, कोएंजाइम फ्री होता है, लूजली अटैच, ये दोनों हमने कर ली। अब उसके अलावा हमारे पास
एक्टिवेटर जो है ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं। अब मेटल जो होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनऑर्गेनिक आयंस को एक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है, प्रो लोग टाइट होते हैं और को लोग लूज फ्री होते हैं और एक्टिवेटर्स आयन को झटका देते हैं। अब ये हीम जो है ना, हीम जो हमारे पास कौन से एंजाइम के साथ कोफैक्टर है, वो है कैटलेस। अभी कैटलेस के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि कैटलेस का कैटी जो पेरी है, कैटी पेरी हमारे पास जो एक इन्फ्लुएंसर है, नहीं एक सिंगर है, कैटी पेरी जो सिंगर है उसके 250K फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और उसके आगे आपने ये हिम, इस वाला हिम लगा देना है। जो हिम का मतलब यह है कि हाँ यानी हम सोच रहे हैं कि हाँ हो सकते हैं इसके इतने। ठीक है, और उसके अलावा लूसी अटैच में NAD और FAD पॉजिटिव हमने कहा है। NAD में हमने कौन कौन से किए हैं, NAD जो है ड्राइव किससे होता है, विटामिन B3 से, और मैग्नीशियम है, जिंक है। अब कोएंजाइम जो है उस वर्सेस प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है, अब को का मतलब हमने जैसे मैंने आपको बताया कि लूज होते हैं, फ्री होते हैं, हर किसी के साथ चिपक रहे होते हैं। प्रो जो होते हैं वो टाइट होते हैं और सिर्फ एक ही एंजाइम के साथ चिपकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने इस तरह याद करना है, आप इस तरह भी याद कर सकते हो। अगर आपने इस तरह याद करना है कि P फॉर प्रोस्टैटिक, P फॉर परमानेंट अटैचमेंट, इस तरह भी याद कर सकते हो। C फॉर कोएंजाइम, C फॉर कम्स एंड गो, आप इस तरह भी इसको याद करके आ रहा है और जा रहा है, लूजली अटैच है। इसके बाद हमारे पास एंजाइम की फॉर्म्स की टाइप हमने किया है कि एपो एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है कि एंजाइम का, जो कि इनएक्टिव होता है, लेकिन जब उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर आ जाता है तो उसके दुनिया खिल उठती है, बाहर आ जाती है उसके लिए, और वो एक्टिव हो जाता है। एपो इज अलोन होल, एपो को हमने कहा कि प्रोटीन पार्ट ओनली है, इनएक्टिव है, होलो होल है, एपो प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम की जो साइट्स हैं, एपो जो एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर के बगैर एंजाइम, और कोएंजाइम के पास बाइंडिंग साइट होती है हमारे पास, और चार्ज बेयरिंग साइट होती है। ये चार्ज बेयरिंग साइट को हमने क्या नाम दिया था, ये कैटालिटिक साइट है, जहाँ पे हमारा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा या फिर आयंस का ट्रांसफ़र होगा, जो भी होगा वो इस साइड पे होगा। तो ये बात, और उसके अलावा हमारे पास अब हमने ये चीज़ देख लेते हैं कि एपो एंजाइम क्या है। वो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का लेकिन इनएक्टिव है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है लेकिन इनएक्टिव है। होलो एंजाइम जो है एक्टिव एंजाइम है, उसमें एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों आते हैं। अब ये देखो आप कि एपो जो है वो अकेला रह गया है, कोफैक्टर जब मिला तो उसकी दुनिया खिल उठी और वो खुश खुश रहने लगा और वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो एक लव स्टोरी हमने की है एपो एंजाइम और कोफैक्टर की, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी वैसे। अब ये वही चीज़ है, अब हम आ जाते हैं एक्टिवेटर्स की तरफ। एक्टिवेटर जो है ये भी कोफैक्टर की टाइप है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? नॉन प्रोटीन। ये चीज़ याद रखनी है, प्रोटीन नहीं है, रिश्तेदारों ने मदद नहीं की प्रोटीन की, दूसरे लोग आके मदद कर रहे हैं, उनमें एक एक्टिवेटर्स भी है। एक्टिवेटर्स का नाम से हमें पता चल रहा है कि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं उसको। तो ये जो चालू करने आए हैं हमारे एक्टिवेटर्स, उसमें ये सिर्फ यूजुअली मेटल आयंस होते हैं, यूजुअली, हमेशा नहीं होंगे, होंगे लेकिन, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि ये आप सबस्ट्रेट से आप बाइंड हो जाए और स्टेबलाइज करने अपने स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया। अब ये एक्टिवेटर्स क्या है? एक्टिवेटर्स एक आयन हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, वो एंजाइम की मदद करते हैं कि वो या तो सबस्ट्रेट के साथ उसके मिलने के अंदर मदद करते हैं या फिर उनका अपना स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करने के लिए उनकी मदद करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि ये मेंटोर भी हैं, ये गुरु भी हैं, ये एक लव गुरु भी बन चुके हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है, एक तो सबस्ट्रेट और उसके साथ ये बाइंड करने में भी मदद करेंगे और ये उनकी एंजाइम की पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करेंगे। तो ये जो एक्टिवेटर्स हैं इनका ये काम है। तो एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो हमेशा प्रोटीन नहीं होते, ये मेटल आयंस यानी नॉन प्रोटीन होते हैं, याद रखना है आपने बच्चों ये बात। अब ये कुछ एक्टिवेटर्स हैं जिनका हम पढ़ लेते हैं, आपके MCQs में आ सकते हैं और हमें भूले ना, उसके लिए मैं आप लोगों को इसको याद करने की भी ट्रिक्स बताऊँगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी। DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका मैग्नीशियम है। पेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसका मैग्नीज और हमारे पास जिंक है एक्टिवेटर। और एमाइलेज जो एंजाइम है उसका क्लोराइड एक्टिवेटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जिंक है।
और इनका रोल क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का रोल होता है कि उसे फॉस्फेट बैकबोन बनानी होती है डीएनए में। पेप्टाइडेज का मतलब होता है कि इसने पेप्टाइड बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करनी होती है। देखो ना, पेप्टाइड एज का मतलब है तोड़ना है पेप्टाइड बॉन्ड को, और एमाइलेज का मतलब है हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी को इसने इम्प्रूव करना है, बूस्ट करना है। और ये एमाइलेज का मतलब है इससे स्टार्च की कैटालिटिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है? उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के बाइकार्बोनेट बनाना है, जो कि फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ट्रांसफ़र होगी, ब्लड से फिर ऑर्गन्स के पास जाएगी। ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन होगा? लंग्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ऑर्गन्स पे। याद रखनी है ये बातें आपने। निमोनिक्स देखते हैं। मैगी एक लड़की है जो कि साइंस की टॉपर है, एमडी कैट की टॉपर भी है। और मैगी ने क्या किया है? मैगी ने डीएनए की पॉइंट्स लिखी हैं। मैगी ने क्या किया है? डीएनए की पॉइंट्स लिखी हैं, और डीएनए पॉइंट्स जो लिखी हैं उसको हमने नाम दे दिया डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इससे आपने अब याद रखना है कि मैगी से क्या है? मैग्नीशियम। मैगी से क्या है? मैग्नीशियम। और डीएनए पॉइंट से आपने याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज। तो मैग्नीशियम जो होता है वो किसको एक्टिवेट करता है? डीएनए पॉलीमरेज को। तो जिसको याद हो गया जल्दी से थम्स अप कर दे। और फिर हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमोनिक की तरफ, वो है ज़ैनब। अब ये ज़ैनब जो है ना, ये इसको सफाई और अर्थ से बड़ा प्यार है। तो ये इको वॉरियर है जिसको नेचर से बहुत प्यार है, और नेचर को वो ठंडा करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसने एक ऐसे स्प्रे बनाया है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे। तो ज़ैनब ने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे बनाया जिन्होंने अर्थ को कूल डाउन किया है। तो जो ज़ैनब है उसने क्या किया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को उसने एक्टिवेट किया है। और ज़ैनब कौन है? जिंक है ज़ैनब। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ज़ैनब क्या काम कर रही है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उसने स्प्रे बनाया। अब अगला निमोनिक हमारे पास है क्लारा। क्लारा का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। क्लारा जो है वो एक शेफ़ है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि क्लारा ने बेक किए हैं पाइस, पैनकेक उसने बेक किया। और जो क्लारा ने बेक किया वो स्टार्च के बने हुए पाइस हैं। ठीक हो गया है। और जो ये क्लारा है उसने किस चीज़ को एक्टिवेट करना है? क्लारा ने एक एंजाइम जो पैनकेक्स बनाते वक्त उसने एंजाइम को एक्टिवेट किया, वो है एमाइलेज। तो हमारी क्लारा ने क्या किया है? एमाइलेज को एक्टिवेट करना है। तो क्लारा कौन है? हमारे पास क्लोरीन। उसके बाद का जो निमोनिक है हमारे पास है वो फिरोज़। फिरोज़ जो है वो एक सुपर हीरो है जो कि क्लीन करता है टॉक्सिक वेस्ट को। ये सुपर हीरो नज़र आ रहा है जिसका नाम है फिरोज़। और फिरोज़ ने हमारे सारे टॉक्सिन से फ़ाइट कर लिया, और वो जो टॉक्सिन थे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टॉक्सिन थे। ठीक है, उनसे फ़ाइट कर रहा है। अब इससे आपने क्या याद रखना है? फिरोज़ से आपने याद रखना है कि ये क्लीन कर रहा है हमारे पास फिरोज़। तो ये जो फिरोज़ है वो कैटालेज है जो कि क्लीनिंग कर रहा है। और कैटालेज का काम क्या होता है कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है, तो ये उसको एक्टिवेट कर रहा है। अब हमने जो पढ़ा था फिरोज़ की जगह हमने पढ़ा था हीम जो है वो इसका एक्टिवेटर है कैटालेज का। तो आप ये चीज़ देखो कि हीम जो होता है उसमें भी तो आयरन ही होता है। तो आयरन और हीम आके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई कैटालेज का एक्टिवेटर बताओ कौन है। तो आयरन भी आ सकता है, हीम भी आ सकता है। हमने यहाँ पे ये 4 निमोनिक्स कर लिए हैं। एक पेप्टाइडेज हमारे पास बचा है। अब ये पेप्टाइडेज को आपने याद करने के लिए क्या करना है? तो ये हमारे पास जो रह गया पेप्टाइडेज, उसको लिए आपने याद रखना है कि मैग्नीज और जिंक है। जिंक हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी किया है, लेकिन जिंक यहाँ पर भी आता है, और जिंक उसके अलावा मैग्नीज आता है। तो मैंने पेप्सी आपने ली, आपने इससे इसको याद रख लेना है। ठीक है, मैंने क्या ली? पेप्सी ली। तो ये पेप्सी से आपने पेप्टाइडेज याद रखना है, और मैंने से मैग्नीज याद रखना है। ये सब हमने कर ली है। अब ये दोबारा से वही चीज़ आ गई है। देखें, मैगी जो थी मैग्नीशियम थी, डीएनए पॉलीमरेज की डीएनए पॉइंट लिख रही थी। ज़ैनब जो थी उसने क्या किया था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसने ज़ैनब ने कूलिंग अर्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्रे बनाए थे अर्थ को कूल करने के लिए। क्लारा ने क्या किया थे? बेक किए थे पाइस, स्टार्च पाइस।
और क्लारा ने एमाइलेज को एक्टिवेट करना है, क्लोरीन ने, फिरोज क्या था उसने टॉक्सिन से फाइट किया था, टॉक्सिन आर कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और आज का हमारा पार्ट 1 जो है एंजाइम्स का कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 की भी वीडियो आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं एक ही दिन में बनाऊं, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो अगले दिन ज़रूर आ जाएगी वीडियो। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले पार्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।